Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our session is about SQ3R technique, its advantages and disadvantages. It means that we have to discuss the pros and cons of this reading technique in detail. It is a session that is attached to the previous session. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के सेशन में खुश आमदीद। आज का हमारा सेशन पिछले सेशन की कंटिन्यूटी है, जिसमें हम SQ3R टेक्निक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। ये दर हकीकत उस टेक्निक की फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन है, और पहले हिस्से से मुंसलिक करके आप इसको बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद आपके जहन में जो है वो बेहतर अंदाज में क्लियर करेगी इंशाल्लाह। तो आइए अपने इस आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस सेशन ऑफ आवर्स consists of two portions. The first portion of this discussion consists of the general meaning of the reading technique we are discussing, SQ3R reading technique. Then the second portion of this discussion relates to some features and advantages of this technique. अजीज़ तलबा व तालिबात, ये सेशन हमारा आज का दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में रिकैपिचुलेशन या पिछले हमारा जो सेशन था उसकी मज़ीद निखार के उसकी याद दहानी, उसकी दोहराई, उसको रिकॉल करेंगे हम। और दूसरे हिस्से में हम इसके एडवांटेजेस और फीचर्स जो हैं, मेन फीचर्स ऑफ दिस टेक्निक, उन पर जो है वो बहस करेंगे। गोया ये एक तवील सेशन है, तो इत्मीनान से इसमें से हम गुजरेंगे। इंट्रोडक्शन। द गोल ऑफ दिस SQ3R reading technique or method is to help students to work efficiently and actively on reading and understanding educational, that is academic texts. बेटे, हमारी जो academic texts हैं, जैसे academic books हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स जिनको हम कहते हैं, या इम्तहानी नुक्ता नज़र से दिया गया वो कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ, एक या दो पैराग्राफ, उनको बेहतर अंदाज में पढ़ने और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये एक तरीके जो है वो मेथड जो है रीडिंग मेथड जो है इवॉल्व किया गया है, ताकि तलबा की जो है वो मदद हो सके और वो मौसर अंदाज में और पूरी एक्टिवली जो है इस रीडिंग के अमल में से गुजर सकें। बट इट कैन बी यूजफुल फॉर एवरीवन, फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल in their work, studies, or free time, relying on written information and want to understand it better. This technique stands for the following 5 steps, as we have already noted in the previous session. S stands for survey, Q stands for question, read, and next 3 R's, read, recite, and review. There are no cons other than the fact that such deliberate methodological अप्रोचेज़ टू रीडिंग टेक टाइम एंड एनर्जी। इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं हैं इस टेक्निक के, सिवाय इसके कि इस तरह की जो है ना इरादी की गई, डेलिब्रेट और बड़े ही साइंटिफिक तरीके से की गई ये जो रीडिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और तवानाई चाहती है, फोर्स इंसर्ट करना पड़ती है और लेबोरियस रीडिंग है, कोई शक नहीं। ये थोड़ी, इसको हम कहते हैं मेहनत तलब, दिक्कत तलब रीडिंग है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कुछ कीमत तो भाई अदा करना पड़ती है, और वो कीमत क्या है? वो वक़्त का इस्तेमाल है, वक़्त बहुत ज़्यादा लगता है यकीनन। द प्रोज दैन आर इन द पे ऑफ्स विच आर न्यूमरियस। लेकिन अगर हम ये अपने वक़्त की इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हो जाएं, तो जो इसके फ़वाइद हैं, पे ऑफ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी ये वक़्त अगर हम मुनासिब इसका इस्तेमाल करें, तो ये टेक्निक जो है वो रीडिंग टेक्निक हमें बहुत से फ़वाइद देती है। जैसे when practiced
पेशेंटली एंड परसिस्टेंटली, अगर हम सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ और लगातार मुसलसल इसका इस्तेमाल करें, कैन एंड डज इम्प्रूव बोथ कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन। देखिए ये दोनों बड़ी अहम टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारे लिए बेटे। कॉम्प्रीहेंशन का हमें अब थोड़ा अंदाज़ा हो गया है कि किसी टेक्स्ट को समझने का नाम कॉम्प्रीहेंशन है, और रिटेंशन जो है अब हमारे लिए एक नई टर्म है, यानी हमारी ये याददाश्त को, मेमोरी को, जिसको हम मेमोरी इज़ ए पार्ट ऑफ योर जनरल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। तो ये जो मेमोरी है ये हमारा गुज़श्ता इल्म बनती चली जाएगी, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज कह रहे थे बार बार। तो बेटे ये गोया जो ये रीडिंग टेक्निक है ये हमारी कॉम्प्रीहेंशन को डेवलप करने में हमारी मदद करती है, ये पहला नुक्ता है इसका। और दूसरे हमारी जो मेमोरी है, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होगा, फ्यूचर प्रीवियस नॉलेज अब हम कहेंगे इसको, मुस्तकबिल में हम इसको अपना गुज़श्ता इल्म कह सकेंगे, जो हमने नई चीज़ सीखी है, व्हाट वी हैव लर्नड न्यूली, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज अकोमोलेट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये बेटे इसका पहला जो है वो फ़ायदा है इस रीडिंग टेक्निक और methodology का। Dear students, the introduction to this technique goes on. Furthermore, questioning involves interrogation, which stimulates critical thinking, and critical thinking improves intelligence. Another fact, बेटे जो यहाँ बयान किया गया है कि जब हम सवाल खुद से तैयार करते हैं, when we prepare questions out of the given text, given material, तो इसमें जो है वो इंटरोगेशन, हम तहकीक में, रिसर्च में जो है वो गोया चले जाते हैं। हमारा जहन जो है वो एक्टिवेट होता है, मोटिवेट होता है, हमें जो है वो एक इम्पीटस मिलता है, तहरीक मिलती है, तरगीब मिलती है सवाल करने की। और सवाल करना जो है वो इससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो जन्म लेती है, जिसे हम तनकीदी सोच कहते हैं। और ये तनकीदी सोच जो है वो हमारी जहानत को आकर में उसमें इजाफे का बायस बनती है। तो ये एक चेन है, जब हम अपने आप को एक्टिवेट करेंगे टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट टेक्स्ट, अबाउट द मैसेजेस ऑफ द टेक्स्ट, देन ए स्टिमुलस will be created, and that stimulus will be of critical thinking that will lead us to increase improvement, betterment in our intelligence. तो धीरे धीरे हमारी जैसे ही तनकीदी सोच में इजाफा होगा, वैसे ही जो है वो हमारी इंटेलिजेंस, जिसे हम जहानत कहते हैं, ओवरऑल जिसे हम इंटेलिजेंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी हमारी जो है टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, टू यूज़ दैट लैंग्वेज, वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। Then again in this technique, recitation is involved. Recitation, ये recite करना, moreover requires the ability to paraphrase an author's ideas and information. वहाँ हमें जो है वो जब हम recitation की स्टेप पर आते हैं इस रीडिंग टेक्निक में, तो हमें मौका मिलता है कि हम पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज बेटे किसी के दिए गए मटेरियल को अपने लफ्ज़ों में बयान करने का, मुख्तसर तौर पर अपने लफ्ज़ों में बयान करने का जो है वो नाम है। तो जब हम किसी मुसन्निफ़ के, किसी तहरीर के दिए गए मटेरियल को अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं, उन मालूमात को अपने सांचे में ढालते हैं, अपने लफ्ज़ों के, अपने फ़िक्रों के सांचे में डालते हैं, तो गोया हम यूजिंग योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड योर ओन यूनिक वर्ड ऑर्डर, जिसको हम सीक्वेंस या स्ट्रक्चर या ढांचा या फॉर्मेट कहते हैं। तो पैराफ्रेजिंग इज़ द एबिलिटी टू यूज़ सिनोनिम्स। तो कई लफ्ज़ जो हैं वो हम सिनोनिम्स नए सीखते हैं, एंड सिंटैक्स, और उनका वर्ड ऑर्डर जो है, सिंटैक्स हम कहते हैं लफ्ज़ों की तरतीब को, जुमले की तरतीब को, जिसे हमने पहले सेमेस्टर में सीखा था कि भाई ये एक जुमले की तरतीब क्या होती है। तो गोया ये जो रेसिटेशन है, इट अकोमोडेट्स अस, इट assimilates us with the ability of using new words in a better sequence. एक बेहतर तरतीब के साथ हमें उन्हें तरतीब देना सिखाती है। To express ideas and information that are semantically equivalent to the authors, और हम फिर खुद से ऐसे ख्यालात और ऐसी मालूमात का इजहार शुरू करते हैं अपने जुमलों, अपने अल्फाज की शक्ल में, जो कि मुसन्निफ़ के ख्यालात से जो है वो मिलता जुलता होता है स्ट्रक्चर के एतबार से।
This is another advantage or edge of this reading technique. It enables us to paraphrase something, the material, and paraphrasing enables us to use new words and new structures in the sentence shape. Finally, the SQ3R method, that is, improves one's writing. ये कहा जाता है बेटे कि ये जो टेक्निक है अगर हम इसका मुसलसल इस्तेमाल करें तो ये हमारी राइटिंग एबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करती है ये टेक्निक. फॉर गुड राइटर्स आर ऑलवेज गुड रीडर्स. तो अच्छे लिखारी जो होते हैं हमेशा वो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं. एंड गुड रीडर्स यूज ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव देयर कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन इंक्लूडिंग दिस मेथड. तो बेटे ये जो अच्छे रीडर होते हैं वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉम्प्रीहेंशन को और रिटेंशन को, मेमोरी जिसे हमने कहा, बढ़ाने के लिए. तो बेटे ये टेक्निक जो है गोया हमारी राइटिंग एबिलिटीज़ को भी इन्हेंस करने में हमारी मददगार साबित होती है. In this portion, my dear students, this method has been detailed in shape of a table to briefly elaborate its ingredients and main features. यहाँ बेटे एक टेबल की शक्ल में इसके जो 5 स्टेप हैं, 5 of these steps during this reading, उनको जो है वो एलेबोरेट किया गया है इख्तिसार के साथ ताकि आपके जहन नशीन हो जाएं. ये पुरानी ही बात है पिछले सेशन से, लेकिन इनको यहाँ रिकैप्चुलेट करने की कोशिश की गई है मुख्तसर अंदाज में. देखिए जैसे सर्वे जो है, इट स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग द टेक्स्ट एंड पेइंग अटेंशन टू द लेआउट, जनरल स्ट्रक्चर, दैट इज़ चैप्टर्स, सेक्शंस, ग्राफ्स, पिक्चर्स, हाईलाइटेड वर्ड्स और सम अदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स. तो यहाँ बेटे पहले सर्वे के स्टेप में जो है वो हम गोया टेक्स्ट को स्कैन कर रहे होते हैं. वी आर कलेक्टिंग जर्नल इन्फॉर्मेशन. जैसे कि हमने इसका जायज़ा एक इसे हमने कहा था ए बर्ड्स आई व्यू. सर्वे इज़ अ बर्ड्स आई व्यू. सरसरी जायज़े का नाम जो है वो ये. दूसरा पोर्शन, दूसरा स्टेप इसका क्वेश्चन. एस्क योर सेल्फ क्वेश्चन अबाउट द टेक्स्ट. यहाँ जो है वो हम अपने आप से सवाल करते हैं उस टेक्स्ट के बारे में कि हमारे जहन में क्या सवालात जन्म लेते हैं. आस्क योर सेल्फ व्हाट यू ऑलरेडी नो about the text and what your goal is. Try to understand what it is that the author wants to convey to us. ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें हम सवालों के तवस्सुत से कि राइटर ने हमें क्या मैसेज दिया है, राइटर हमें क्या कहना क्या चाहता है. And we make questions, we inquire into the theme, the main idea of the text that is before us. तो बेटे यहाँ जो है वो हम उसके थीम को, मैसेज को क्वेश्चंस की सूरत में जो है अपने आप से सवाल कर करके ये लिखी हुई शक्ल में भी होते हैं और आप जहन में भी इनको क्रिएट करते चले जाते हैं अगर आप लिखना ना चाहें तो. वक्त बचाने के लिए बाज़ बच्चे इसको जहनी तौर पर व्हाट इज़ दिस, वाई इज़ टू सो, वाई इज़ इट हैपनिंग, ये इस तरह के जनरल छोटे छोटे सवालों से फिर हम बड़े सवालों की तरफ जो जाते हैं. फिर इसका तीसरा स्टेप है बेटे रीडिंग. अब ये रीडिंग जो है वो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है. इसमें हम स्किमिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं. यहाँ सारी रीडिंग टेक्निक्स जो हमने पहले सीखी हैं उनको अप्लाई करके मजमूई तौर पर अब हम इसकी टेक्स्ट की जो है वो इन डेप्थ रीडिंग करेंगे. इन डेप्थ रीडिंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें हम उस टेक्स्ट का मफहूम भी समझने की कोशिश करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को भी. एंड देन कम्स द पॉइंट और द स्टेप और द स्टेज ऑफ रेसिटेशन और रिट्रीवल, दैट इज़ समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड रिट्रीवल. तो रिकॉलिंग. तो यहाँ जो है माहिरीन ये कहते हैं, माहिरीन तालीम, कि अगर जो है वो आपने जो मटेरियल जो गेन किया है, जो सवालात बनाए हैं, जो आपने तहरीर पढ़ी है उसमें से निकाले हैं, उनको अगर आप लाउड जो है वो रिसाइट करें तो इससे इसका एक मफहूम ये है कि जो रीडर है वो उनको लाउडली जो है अपनी आवाज़ के साथ उनको रिसाइट करे तो इससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है. हमारी मेमोरी बढ़ती है और इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती चली जाती है. लेकिन यहाँ जो है
عمومی طور پر یہ ریسیٹیشن جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی مجموعی سمری کا حصول ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پورا جو مجموعی تاثر ہے اس پیراگراف کا اس کو گرپ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. دین کمز دا لاسٹ اسٹیج اور دا لاسٹ اسٹیپ آف ریویو. ریویو academically speaking is something going over the material once again to find out whether we are correct in our understanding. یہ جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہم نے اس پیراگراف کو دی گئی ٹیکسٹ کو صحیح سمجھ لیا ہے اور ہم کیا اس کے اندر سے پوچھے گئے جو سوالات ہیں ان کا درست جواب دینے کے قابل ہو گئے ہیں. یہ ریویو ہوتا ہے. یہ کریٹیکل ریویو بھی اسے کہتے ہیں. یہ آخر پر جو ہے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم نے میسج کو صحیح طرح سے گرپ میں لے لیا ہے. تو بیٹے اس ریویو کے حصے میں بہت سی چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. جیسے سٹرکچر پر دوبارہ نظر دوڑائی جاتی ہے. مشکل الفاظ اگر آ گئے ہیں تو ان کو کنٹیکسچول میننگ کے ذریعے سے کنٹیکسٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اوور آل میسج کو گرپ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ریویو از انڈیڈ دا اوور آل ویو آف آل اوور ایکٹیویٹیز وی ہیو ڈن بیفور. جتنے کام ہم نے پیچھے بیٹے اسٹیپس کیے ہیں ان سب کا ایک تنقیدی جائزہ جو ہے وہ ریویو کہلاتا ہے. Dear students, now we come to the second portion of today's discussion. Here we will discuss the main features, advantages and disadvantages of this reading technique in detail. بیٹے آج کی ہماری ڈسکشن کا اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. پہلے حصے میں ہم نے اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھئی ٹیکنیک جو ہے ریڈنگ ٹیکنیک SQ3R ریڈنگ ٹیکنیک یہ ہوتی کیا ہے, وٹ اٹ از, اس کے کمپوننٹ کیا ہیں, اس کے کیا کیا حصے ہیں, کیا کیا سٹیپس ہیں, کیا کیا سٹیجز ہیں جن میں سے ہم گو تھرو ہوتے ہیں ڈیورنگ دس یوزنگ دس ریڈنگ ٹیکنیک. اگلے پورشن میں بیٹے اس آج کے سیشن کے اگلے پورشن میں ہم اس ریڈنگ ٹیکنیک کی خوبیاں خامیاں نوٹ کریں گے. یعنی یہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے جس میں ہم اس کے جو اچھے نکات ہیں اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان پر ڈیبیٹ کریں گے. Dear students, SQ3R is a useful technique for fully absorbing written information. It helps us to create a good framework of a subject into which we can fit facts correctly. It helps students to set their own goal in getting bundles of information from any text. By using this strategy, students can break textbook reading down into 5 easy to follow steps. Sometimes it is hard to finalize the main idea of the text. So by using this 5-step easy method, students can revise all the useful information in the text just in a few minutes. When they want to do their revision, they can understand the text as fast as they can by using this method. They can break a long, boring text into an interesting note to read. بیٹے یہاں جو پہلی چیز اس کی خصوصیات میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ جو ریٹن انفارمیشن ہے اس کو طالب علم کو ایبزورب کرنے میں, اپنی شخصیت کا حصہ بنانے میں یہ ٹیکنیک جو ہے وہ مدد دیتی ہے. پھر ایک ہم موضوع پر ایک اچھا خاکہ جیسے ہم فریم ورک کہتے ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس میں حقائق کو فٹ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمیں معلومات کا خزانہ فراہم کرتی ہے. یہ ریڈنگ ٹیکنیک جو ہے بہت معلومات جمع ہوتی ہیں اگر ہم مسلسل اس کو استعمال کریں مختلف ٹیکسٹس پر. اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے کہ یہ جو مین آئیڈیا ہے اس کو فائنلائز کرنے میں, ٹیکسٹ کے اندر سے اخذ شدہ مین آئیڈیا جو ہے اس کو فائنلائز کرنے میں, اس کو آخری طور پر سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اس کا میجر جو ایڈوانٹیج یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ ہماری ریویژن میں بہت مددگار ہوتی ہے. اگر ہم کسی ٹیکسٹ کو ایک بار پہلے سمجھ چکے ہیں, اس کی ان ڈیپتھ ریڈنگ کر چکے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے وہ وقت بچانے کے لیے اسے ریوائز کرنا مقصود ہے, تو اس ٹیکنیک کے ذریعے سے اگر ہم ان 5 سٹیپس کو
अपना कर उसको रिवाइज़ करें पहले से पढ़ी हुई तहरीर को, तो ये हमारे लिए और भी मुफीद होगा, उसकी बेटर कॉम्प्रीहेंशन, बेटर रिटेंशन जो है वो सामने आएगी। तो इसके अलावा जो आखिरी नुक्ता यहाँ बताया गया है बेटे वो ये है कि अगर हम लंबी वाली किसी तहरीर से हमारा साबका पड़ गया है, एक लेसन है टेक्स्ट बुक में से जो काफ़ी तवील है, तो उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर, पोर्शंस में बांट कर, सेक्शन बना कर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में इस टेक्निक के थ्रू जो है वो समझने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये अभी इब्तदाई इसके फीचर्स हैं, आगे हम इनकी डिटेल जो है वो मज़ीद नोट करेंगे। Dear students, this is the further explanation of the point we were discussing in the previous session about critical thinking. What critical thinking is? अभी एक टर्म आई बेटे critical thinking की, ये जो मज़ीद ये पूरा पेज जो है ये इसकी वजाहत कर रहा है कि ये critical thinking की तरफ जो है वो बच्चों को ये टेक्निक जो है SQ3R रीडिंग टेक्निक, ये किस तरह बच्चों को जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग उनमें कैसे प्रोड्यूस करती है और ये क्या होती है। बाकी बातें जो हैं वो सब किताबी हैं, ये जैसे बुकिश नॉलेज होता है, ये आपके इम्तहानी मटेरियल है जो आपको याद करना है या देखना है, इसमें से मेन पॉइंट्स लेने हैं, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा लेंथ में है। अदरवाइज़ जो चीज़ें क्रीम हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। Besides, they also can have a better understanding because it is easier to gain all the facts. ये पिछली बात की कंटिन्यूटी है कि इसे बेहतर अंदाज में हक़ाइक़ को जाना जा सकता है। This method encourages students to use their imagination. अब चूँकि ये जो हमारा पढ़ने का तरीक़ाकार है, ये बच्चों को जो है वो इनकरेज करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है कि अपने तख़य्युल का इस्तेमाल करें, इंस्टिगेट करता है उनको। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटीज़ ड्यूरिंग डेवलपिंग क्वेश्चंस, जब वो बच्चे सवालात तख्लीक कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो रीजनिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, इमेजिनेशन को महमीज़ मिलती है और तसव्वुर जो है ना बंदे का, देखें ये जो जिसे हम फैंसी कहते हैं, ये फैंसी जो है ना वो हमें तख्लीकी सलाहियतों को जन्म देती है। टू क्रिएट क्वेश्चंस you will have to imagine what kind of information that you want to know or what are you expecting from the text. This is what we call critical thinking. तो इस अमल को जो है वो हम कहते हैं कि ये भी हमारा जो है वो एक तनकीदी सोच तालिब इल्म में, पढ़ने वाले में, लर्नर में, रीडर में वो उजागर हुई है। It will encourage us to think out of the box and to become more creative. हम ज़्यादा तख्लीकी होते चले जाएंगे और टेक्स्ट से हट कर जो है आउट ऑफ द बॉक्स इडियोमेटिक इस्तेमाल है। दिस स्ट्रेटजी आल्सो हैज़ इट्स ओन वीकनेसेस, लेकिन यहाँ कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं इसकी। एज इट हैज़ 5 मेथड्स टू बी फॉलोड, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ये बात पहले भी हो चुकी है, इस पर वक्त बहुत लगेगा। इट टेक्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू फिनिश जस्ट वन टॉपिक, इसके किसी एक ही हिस्से को ख़त्म करने में, जैसे अगर हम सिर्फ सर्वे ही करने बैठे हैं पूरी टेक्स्ट का, एक पैराग्राफ का, तो हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इट इज़ श्योरली ए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। दिस स्ट्रेटजी इज़ लेस इफेक्टिव फॉर टेक्स्ट बुक्स इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सच एज मैचिंग। मैथ, जैसे मैथ का सब्जेक्ट है तो बेटे उसमें जो है ये टेक्स्ट बुक्स में ये इनफेक्टिव रहती है ये स्ट्रेटजी। एज वी नो दिस मेथड नीड्स ए बिग एफर्ट टू रीड फ्रीक्वेंटली सो दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन। दूसरी खामी इसकी जो मेजर कमज़ोरी है, एक तो वक्त बहुत ज़्यादा ये लेती है टेक्निक, दूसरे इसके अंदर जो है ना एफ़र्ट बड़ी करना पड़ती है, तालिब इल्म जो है वो उसे लिखना भी है, की पॉइंट्स भी लेने हैं, सर्वे हो रहा है, कभी सवाल बनाए जा रहे हैं, तो इट इज़ ए लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर टू गो थ्रू दिस टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक। तो बेटे इसमें जो है वो ज़ाहिर है ये दो जो है ना इसकी बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं इस रीडिंग टेक्निक, जिनको हम आगे जो है वो डिसएडवांटेजेस में भी देखेंगे। तो ये हमारा आज का ये यहाँ तक का जो है ना पॉइंट कि ये भाई क्रिएटिव जो थिंकिंग है उसको ये महमीज़ देती है ये रीडिंग टेक्निक, इस वजह से इसको जो है वो एजुकेशनिस्ट जो है वो बहुत प्रीफर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द डिस्कशन अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रीडिंग टेक्निक हैव बीन कंपाइल्ड हेयर इन दिस पोर्शन। बेटे जो पीछे बातें हो चुकी हैं उनको अब ज़रा यहाँ
मुख्तसर करके टिप्स की शक्ल में, ताकि आपको याद हो जाएं, आपने इम्तहान देना है, इस वजह से इनको अब इकट्ठा कर दिया गया है। ये यानी एक तरह से दोहराई है उन्हीं बातों की जो हम बार बार पिछले सेशन में भी, इस सेशन में भी हम मुकम्मल इसकी तफसील जान चुके हैं। These are advantages that are gained by the students while implementing this technique as reading technique. Number 1, the technique of SQ3R can be a useful way of approaching a text in a systematic and inquiring manner. तो ये एक मुनज़ब्त तरीके से और इंक्वायरिंग, एक इन्वेस्टिगेशन वाले तरीके से, जिसे आप कहते हैं तफ्तीशी तरीका, रिसर्च का तरीका, इंक्वायर, रिसर्च करना, तहकीक करना। तो ये एक मुनज़ब्त सिलसिलावार सिस्टम के तहत होने वाली एक अप्रोच है। तो इस वजह से ये एक यूज़फुल, यानी साइंटिफिक अप्रोच रादर यू मे से, इट इन्फर्स दैट दिस टेक्निक प्रोवाइड्स द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग दैट मेक्स स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव रीडर्स सो दैट दे विल बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट दे रीड। बेटे ये चूँकि हमारे माइंड को टच करने वाली हम सोचते हैं, इसमें हमारी थिंकिंग क्वालिटी जो है वो यूज़ में आती है, तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है उसमें इजाफा होता है। इंक्वायरी का हमारे अंदर जो है वो एक जज्बा, जिसे कहते हैं हम इंक्विजिशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो है ना रीडिंग जो है वो एक एक्टिविटी बन जाती है इस तरह से। नंबर 2, द सीक्वेंस ऑफ दिस टेक्निक इज़ पावरफुल because the steps of survey and questions make students get a sense with the text they will read. तो ये एक तरह से इसको एक पावरफुल टेक्निक भी कहा जाता है, इस लिहाज से कि ये जो सर्वे का अंदाज़ है यहाँ, जायज़ा सरसरी जायज़े का, और फिर उसमें से सरसरी जायज़े के फ़ौरन बाद सवालों की तरफ चले जाना, सोचना, ये जो है इसको एक टेक्निक को पावरफुल टेक्निक बनाते हैं। नंबर 3, द स्टेप ऑफ सर्वे गाइड्स स्टूडेंट्स टू बी फेमिलियर विद द टेक्स्ट। ये आशनाई हो जाती है, सरसरी आशनाई। इट इज़ स्टेटेड दैट फेमिलियर मटेरियल इज़ ऑलवेज ईजियर एंड मोर एन्जॉयबल टू कॉम्प्रीहेंड। तो ये एक ऐसे ही इसको मज़ीद फैलाया गया है। तो बात ये है कि ये इस टेक्निक से बच्चे जो हैं वो पहले से जान लेते हैं कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड इट मेक्स द टेक्स्ट, द अपकमिंग टेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप्स इन द टेक्स्ट ईजियर एंड एन्जॉयबल टू कॉम्प्रीहेंड। अगरचे देखें जो ये कॉम्प्रीहेंशन के जो पैराग्राफ है तो इंजॉयबल तो नहीं होते, क्यों? ये हमारी चॉइस के मुताबिक नहीं होते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट एंड एप्टीट्यूड, देयरफॉर वी आर ऑफन डिस्गस्टेड विद देम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मुश्किल जानबूझ के भी एग्जामिनर ऐसे पैराग्राफ देते हैं जो बच्चों की आउट ऑफ वोकैबुलरी अल्फाज उसमें ज़्यादा होते हैं, तो वो अनाइंग भी होते हैं। बहरहाल चलें, ये एक खूबी के तौर पर हम इसको लेते हैं अमूमन ये एजुकेशनिस्ट, कि ये जी ऐसी टेक्निक है जो बच्चों को टेक्स्ट से फेमिलियराइज करती है, लिहाजा उनमें बच्चे इसको आसानी से पढ़ते हैं मटेरियल को और इन्जॉय भी करते हैं। Dear students, number 4 quality or advantage of this reading technique is question as a second step of this technique helps students concentrate and think about the material। वही बात है कि वो ज़्यादा तवज्जो इस पर मुर्तकिज़ करते हैं अपने मटेरियल पर और उसके बारे में सोचते हैं। थिंकिंग जो है ना क्रिएटिव हो जाती है। रेसिटेशन एज द 4th स्टेप ऑफ दिस टेक्निक हेल्प्स स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र न्यू मटेरियल इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये जो उसको पढ़ना है, अब बाकायदा रिसाइट करना है, ये जो है अब तलबा जो हैं उनकी इल्म जो है वो उनकी याददाश्त का हिस्सा बनता चला जाता है, जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी या प्रीवियस नॉलेज या ओवरऑल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज कहेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद दिस टेक्निक इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ योर रीडिंग टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पर वक्त सर्व करते हैं बाय फर्स्ट फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। पहले हम इसके ढांचे को समझते हैं टेक्स्ट के। यू गेट ए फाउंडेशन ऑन विच यू कैन प्लेस ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपके पास एक बुनियाद बन जाती है जब आप ढांचे को समझ जाते हैं टेक्स्ट के। ढांचे से मुराद है बेटे कि ये टेक्स्ट जो है वो माजी में सेंटेंसेस बनाए गए हैं, ये ज़माना हाल में कोई कहानी बयान कर रहे हैं, या फ्यूचर की कोई तवक्कुआत जो हैं उनकी मालूमात हमें दी जा रही हैं। तो इस तरह से इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं कि जुमलों का जो है वो ढांचा के किस किस्म का है, बनावट किस किस्म की है। तो एक तरह से एक बुनियाद बन जाती है जिस पर हम अपनी फिर
जो मुतलका मालूमात हैं उनको बेस करते हैं। यू विल रीड डेलिबरेटली इंश्योरिंग दैट यू रिमेंबर द कंटेंट बेटर। चूँकि डेलिबरेटली इरादतन पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ तो हमारे मुल्क की हद तक तो बच्चे बेचारे कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ जो है वो उसे मजबूरन पढ़ते हैं। दे आर फोर्स टू रीड, नहीं पढ़ेंगे इम्तहान में फेल हो जाएंगे। तो ये डर, ये खौफ के माहौल में पढ़ा जाने वाला मटेरियल आपको पता ही है कि कितना इल्म बढ़ाता है, कुछ भी नहीं देता हमें मजमूई तौर पर। बस वो वक्ती तौर पर जो है वो हम उसमें से गो थ्रू करते हैं अपनी वक्त की डिमांड को पूरा करने के लिए, इम्तहान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ताहम किसी हद तक इनकी बात दुरुस्त है। ये फोर्थ आर, दिस इज़ नो इम्पॉर्टेंट पोर्शन डियर स्टूडेंट्स, कि एक और चौथा आर जो है इज़ समटाइम्स एडेड टू द रीडिंग मेथड। और ये जो चौथा आर है ना 3R की बजाय, द फोर्थ आर कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। इसको मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो मुख्तलिफ मानी देते हैं इस चौथे आर को। तो आजकल ये टेक्निक जो है ना वो SQ3R की बजाय SQ4R टेक्निक भी कहलाती है, यानी इसको मज़ीद इन्हांस कर दिया गया है। फॉर इंस्टेंस बाज़ इसको कहते हैं माहिरीन रिलेट, कि अपने इल्म के साथ इसको जोड़ना, इसका राब्ता मुहैया करना। रिकॉर्ड, बाज़ कहते हैं नहीं, इसका मानी है रिकॉर्ड करना, यानी उसको लिख कर देखना। और रिफ्लेक्ट, या उस पर दोबारा से गौर व फिक्र करना। ये चौथा आर जो है इसके मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ मानी लेते हैं अपने अपने अंदाज में। दिस एडिशन कैन हेल्प यू फॉर एग्ज़ाम्पल टू क्रिएट लिंक्स टू नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसको रिलेट वाले ये कहते हैं। द आर विद रिकॉर्ड वर्जन इज़ ए मोर एक्सटेंसिव वर्जन फॉर मेकिंग द समरी एंड अप्लाइंग स्ट्रक्चर इन द टेक्स्ट। तो ये जो रिलेट वाले लोग हैं, जो माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये चौथे आर का मतलब है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको जो है वो अपने जो है वो आपको रिकॉर्ड बनाना है समरी टाइप शक्ल में, यानी अपने इल्म को आप अप्लाई करके आपने देखना है उस टेक्स्ट के साथ। तो दिस इज़ न्यू टेक्निक टुडे दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर सो मैनी ईयर्स। कितने सालों के बाद बेटे, ये 45-46 में ये आया था, ये जो नज़रिया था SQ3R का। तो 50-60 साल के बाद ये अब मौजूदा दौर में पिछले 15-20 बरस में ये SQ4R जो है वो एजुकेशनिस्ट इसको ज़्यादा जो है वो आजकल इसको प्रोपागेट कर रहे हैं। Disadvantages of this technique are enumerated here. Only one disadvantage is basically mentioned time and again. One of the disadvantages in using this technique is about the effectiveness of time. One of the major difficulties associated with this technique is the complexity of the process, particularly for students experience reading problems. बेटे एक तो ये है कि ये वक्त टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत तवील वक्त दरकार होता है। दूसरे इसकी कम्प्लेक्सिटी है कि बच्चों को समझ ही नहीं आती है बाज़ औक़ात इतनी एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद कि हाउ टू अप्लाई दिस मेथड प्रैक्टिकली। ये बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। टीचर गाइड भी करें, खुद से कर करके दिखाएं भी, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में बच्चे जो हैं वो दिक्कत महसूस करते हैं इब्तदाई तौर पर। लेकिन अगर 4-5 बार इस टेक्निक को किसी रीडिंग मटेरियल पर अप्लाई करके देख लें तो फिर ये टेक्निक आसान हो जाती है। इट इन्फर्स दैट दिस टेक्निक प्रोवाइड्स मैनी स्टेप्स, देयरफॉर इट नीड्स मच मोर टाइम एंड गिव्स कम्प्लेक्स प्रोसेस। दो बातें हैं वही बार बार कि बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है इन 5 स्टेप्स को मुकम्मल करने के लिए, और ये एक पेचीदा अमल है, और ये बहुत माहिर बच्चे जो हैं बड़े हायर लेवल पर जो है वो इसको वो कंप्लीट कर पाते हैं। लोअर लेवल के बच्चे जो हैं वो इसमें उलझ जाते हैं। फर्दर मोर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स रीडिंग एबिलिटी इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्राम वन अनदर एंड ईच अदर। तो इस तरह से आप सारे बच्चों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो एक ही तरह के प्रोसेस को अडॉप्ट करके, कई जो कम जहानत रखने वाले बच्चे हैं वो इस प्रोसेस में उलझ जाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू एप्रीहेंड एंड कॉम्प्रीहेंड द प्रोसेस, और इस तरह से जो है वो रीडिंग एक्टिविटी जो है उसमें ख़राबियाँ रह जाएंगी, उसमें वो कंप्लीशन नहीं आएगी जो उसकी हमें ज़रूरत है कॉम्प्रीहेंशन के सिलसिला में। Moreover, there must be a distinct rule for the students who are disturbing the teaching learning process, so they can be more disciplined in the class. In summary, arranging the time well
Giving clear instruction and implementing a distinct rule should be done to prevent the occurrence of the obstacles while applying this technique in the process of reading, teaching and learning. This is, dear students, is classroom situation. कि एक टीचर जो है अगर इसको खुद से क्लासरूम सिचुएशन के अंदर इसको हैंडल करने की कोशिश करे तो वो जो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स हैं क्लासेस में होते हैं 3, 4, 5 ऐसे बच्चे जो क्लास में मुसलसल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं, तो वो इस टेक्निक को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में उसकी बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे। क्यों? ये टेक्निक जो है वो पूरी एब्जॉर्प्शन चाहती है, कंसंट्रेशन चाहती है कि सारे लोग जो हैं वो इस टेक्निक के अंदर पूरी तरह से उतरें, कंसंट्रेट करें, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को पूरी तरह अप्लाई करें, तो तब जाकर हम इस टेक्निक से जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट अ फ्रूटफुल एक्टिविटी इन द क्लासरूम ओवरऑल। Dear students, to conclude our today's discussion, we may say that by using the SQ3R method, you learn to read more deliberately and actively, ensuring you retain more of the information. Survey, question, read, recite, review are the steps which we follow during this technique. You can summarize it as follows. Scan the text and recognize the structure. Ask questions to yourself about the text and write them down. Actively read the text with the instruction and structures and the questions in the back of your mind. Repeat in your own words what you have read, whether in written shape or orally. Review the text and your notes. बेटे इस टेक्निक के जो 5 स्टेप्स हैं उनको यहाँ इंतहाई मुख्तसर अंदाज में समराइज़ किया गया है कि आप इसको एक तालिब इल्म के तौर पर, एक रीडर के तौर पर ख़ुद पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेहतर अंदाज़ ये है कि आप टेक्स्ट के जब वो सर्वे वाला स्टेप है उसमें हम उसकी टेक्स्ट की गोया स्कैनिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ की पॉइंट्स को नोट करते हैं और ढांचा जो है वो टेक्स्ट का उसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम अपने आप से सवालात करते हैं उस टेक्स्ट के बारे में और उन सवालों को नोट करते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। फिर हम टेक्स्ट को गहराई के साथ पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर, यानी पूरी कॉम्प्रीहेंशन की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे जहन में जो है वो सवालात जो हमने अभी बनाए हैं उस टेक्स्ट के बारे में वो भी कुल बुला रहे होते हैं। दे आर पुशिंग अस टू नो देयर आंसर्स। तो गोया अगर हम सवाल पहले बना लें, असल में इस टेक्निक की खूबी ये है कि अगर हम सवाल पहले खुद से तैयार कर लें, बजाय इसके कि वो जो नीचे दिए हुए सवालात हैं जिनके हमें जवाबात देना है, हम खुद से कुछ सवालात तैयार कर लें तो हम बेटर जो है वो उसके अंदर जो है वो तहरीर में वो हमारी मदद करेंगे, हमारा सोच जो है और गहराई में चली जाएगी। फिर रिपीट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू हैव रेड। जो कुछ अब आपने गहराई में जाकर पढ़ा है अब इसको रिपीट करना है हमें। ये जिसे हमने वो रिसाइट का नाम दिया है तो ये असल में रेपिटिशन है। अब आप उसको रिवाइज़ करेंगे कैसे? अपने लफ्ज़ों में बोलकर ज़ुबानी या उसको तहरीरी शक्ल में लिख लेंगे पॉइंट्स को। रिव्यू द टेक्स्ट एंड योर नोट्स। अब जो आपने हिंट्स लिए हैं उनको आपने जो है वो पूरी टेक्स्ट को भी एक बार फिर गो थ्रू करना है और अपने जो अपने की पॉइंट्स निकाले हैं या आपने अहम बातें नकात नोट किए हैं उनको आपने उनके साथ मैच करके देखना है कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ गया है। तो बेटे ये इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इस टेक्निक को आखिर पर समराइज़ करके आपके याद करने के लिए, आपके समझ के लिए इसे दिया गया है। प्लीज़ इसको 2-3 बार गो थ्रू करें। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस and participation in this session. Inshallah, see you in the next session. Allah Hafiz.